नमस्कार। एनसीडीएक्स एकेडमी के अध्याय 4 में आपका स्वागत है। एनसीडीएक्स एकेडमी के पहले 3 अध्यायों में हमने बाजार के यानी कमोडिटी बाजार के बारे में जाना कि कमोडिटी बाजार होते क्या हैं, कौन कौन सी कमोडिटीज होती हैं जिनकी बाजार में ट्रेडिंग होती है, ये ट्रेडिंग होती कैसे है, और फिर ये भी जाना कि कैसे कौन कौन से फंडामेंटल्स हैं जिन पर कि कोई भी व्यक्ति जो कमोडिटी बाजार में जाना चाहता है, ट्रेडिंग करना चाहता है, उस पर उसको नजर रखनी चाहिए। और ये भी समझा कि कैसे टेक्निकल्स जो हैं, चार्ट्स जो हैं, वो काम करते हैं कमोडिटी मार्केट में। इन जो तमाम चैप्टर्स हैं जिनमें ये सारी बातें हुई हैं, इनका लिंक आप यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं और यहाँ से आप जाकर उन चैप्टर्स को देख सकते हैं। अध्याय 4 में अब हम कमोडिटी बाजार में आपको और थोड़ा गहरे लेकर चल रहे हैं, और कमोडिटी बाजार में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है जिसमें कि ट्रेडिंग होती है और जिसमें काफी वोलेटिलिटी भी समय समय पर देखी जाती है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये सेगमेंट है स्पाइसेस का, यानी मसालों का। इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको ये मैं बता दूं कि वैसे तो मसाले बहुत हैं, दर्जनों हैं। आप जानते भी हैं उन सब मसालों को, क्योंकि ये सारे मसाले आपकी रसोई में मिल सकते हैं, आपको मिलते हैं, आप देखते हैं। लेकिन जब हम कमोडिटी बाजार के आधार पे बात करते हैं मसालों की, तो खास तौर से यहाँ 3 मसाले बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो हैं जीरा, धनिया और हल्दी, यानी क्यूमिन, कोरिएंडर और टर्मरिक, जिसकी कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग होती है, जिसमें कि अगर कोई भी व्यक्ति कमोडिटी बाजार में काम करना चाहे तो वो इनमें काम कर सकता है, या जो वीसीपीज है यानी जो वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स हैं इन कमोडिटीज में काम करने वाले, वो अपना प्राइस रिस्क हेज कर सकते हैं कमोडिटी मार्केट पे इन मसालों में। इन मसालों पर बात करने के लिए, इनकी ट्रेडिंग, इनके फंडामेंटल्स पर बात करने के लिए आज अपने इस एनसीडीएक्स एकेडमी में बहुत ही खास मेहमान को हमने अपने साथ जोड़ा है, जिनसे आपका परिचय कराए थे। इनफैक्ट आप सब उनको जानते हैं, कमोडिटी बाजार में रुचि रखने वाला हर व्यक्ति उनको जानता है। अनुज गुप्ता, आईआईएफएल सिक्योरिटीज के कमोडिटी और फॉरेक्स रिसर्च हेड, हमारे साथ हैं इस चर्चा में। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनुज, थैंक यू मोहन जी। गुड आफ्टरनून जी, हम अनुज बात शुरू कर रहे हैं मसालों की, और जैसा कि आपने सुना जो इंट्रोडक्शन में मैंने बताया, तो मैं चाहूंगा कि जो हमारे एनसीडीएक्स एकेडमी में इस सारी चर्चा को देखने और समझने वाले लोग हैं, उनके लिए आप पहले तो हमें ये बताइए कि जब कमोडिटी मार्केट में हम मसालों की बात करते हैं, जब स्पाइसेस एज ए सेक्टर की बात करते हैं, तो वो फिजिकल मार्केट के जो मसालों के बाजार का बाजार है उससे किस तरह अलग है? देखिए भुवन जी, अगर हम बात करें मसालों की तो मसाले हमेशा से ही रोचक का विषय रहे हैं, क्योंकि अगर आप इंसेप्शन से देखेंगे तो हमेशा से ही मसालों को लेकर हमने युद्ध होते हुए देखे हैं। और सबसे बड़ी बात कि मसाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये हर खाने के टेस्ट को भी बढ़ाते हैं और हर एक रसोई का हिस्सा है। तो इसको अगर हम बोले तो धरती पर रहने वाला हर व्यक्ति इसको कंज्यूम करता है, तो इसकी जो कंजम्पशन है वो बहुत हाई है। वहीं अगर आप देखेंगे तो मसालों की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ मसाले ऐसे हैं जो कि सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रहते हैं। जैसे कि अगर आप देखें कि जीरा, धनिया, हल्दी, ब्लैक पेपर, तो ये कुछ मसाले हैं जो कि अपनी एक काफ़ी गुणवत्ता रखते हैं और काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर ये मेंटेन रखते हैं। बट अगर हम एक्सचेंज वाइज बात करें तो अभी एनसीडीएक्स में जीरा, टर्मरिक, कोरिएंडर अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए। जबकि अगर हम फिजिकल मार्केट में बात करें तो फिजिकल मार्केट में आपको दर्जनों मसाले देखने को मिलेंगे जो कि अवेलेबल हैं, जिसको लोग अपने खाने में यूज करते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें फिजिकल मार्केट या एक्सचेंज से, तो फर्क सिर्फ इतना ही है कि फिजिकल मार्केट में आप फिजिकल कमोडिटी का लेन देन करते हैं, जबकि एक्सचेंज में यहाँ पर हम लेन देन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू, हम लेन देन स्टार्ट करते हैं जिसको आप जाके फिजिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि एक ऑनलाइन मंडी की तरीके से है कि आप अपना माल लेकर आए एक्सचेंज में और अपने मसालों को लेकर आए और अपने मसालों को यहाँ पर आप बेच सकते हैं। यहाँ पर आपको अगर मसाले चाहिए तो आप एक्सचेंज से माल को परचेज करके आप बाद में उसकी डिलीवरी भी ले सकते हैं। तो ये एक तरीके से एक ऑनलाइन मंडी मैं इसको बोलूंगा कि जहाँ पर आप अपने माल को लाकर बेच भी सकते हैं और अपने माल को लाकर जाकर आप खरीद भी सकते हैं। फर्क ये है कि अगर आपको फिजिकल मार्केट में माल लेना होता है तो आपको मंडी या शॉपकीपर के पास जाना पड़ता है या किसी आढ़ती के पास जाना पड़ता है या एपीएमसी मंडी में जाना पड़ता है। बट यहाँ पर क्या है कि अगर आपको माल लेना है तो आप ऑनलाइन एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से बाय कर सकते हो और उसके डिलीवरी सेंटर पे जाकर आप माल को उठा सकते हो।
क्वालिटी वाइज अगर देखें तो क्वालिटी में कोई समझौता नहीं है, क्वालिटी बिल्कुल प्योर क्वालिटी मिलती है। जैसे कि आप अपने फिजिकल में जाके माल को परचेज करते हैं, वैसे ही आप जांच परख करके माल की डिलीवरी ले सकते हैं। पेमेंट मोड, जैसे आप फिजिकल मार्केट में पेमेंट करते हैं वैसे आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। क्वालिटी वाइज, पेमेंट वाइज और ट्रांसपोर्टेशन वाइज बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा फिजिकल मार्केट में जनरल ट्रेडर्स करते हैं या फिर जनरल बायर्स करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल मार्केट में देखें तो ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है। सिर्फ अंतर यही है कि फिजिकल मार्केट में हम मैक्सिमम प्रैक्टिसेस फिजिकल करते हैं, जबकि ऑनलाइन मार्केट में एक्सचेंज की अगर बात करें तो यहाँ पर हम ऑनलाइन से स्टार्ट करते हैं जो कि हमारी फिजिकल पे जाकर समाप्त होती है। तो कहीं ना कहीं दोनों का मोटिव सेम है कि जो कमोडिटी के डिलीवर है वो जो यूजर है, जो बायर है, उसके डोर स्टेप तक पहुंचे, और जो सेलर है उसको वाजिब दाम मिले जो कि एक्सचेंज के द्वारा उसको मिलता है, और वो अपने माल को एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर बेचकर वाजिब दाम ले सके। जी। अच्छा अनुज, जब हम बात कर रहे हैं मसालों की और जब हम इस तरह से बात करते हैं, स्पाइसेस एज ए सेगमेंट की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि सारे मसाले एक ही जैसे हैं, जैसे रसोई में इस्तेमाल होते हैं उसी तरह से स्टॉक मार्केट यानी कमोडिटी मार्केट, फिजिकल मार्केट में भी हैं। लेकिन अगर हम ट्रेडिंग के लिहाज से अगर बात करें तो जीरा, धनिया और हल्दी, जिन तीन मसालों की बात आपने कही है जो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, उन तीनों की ट्रेडिंग में कितना फर्क है? यानी एक दूसरे शब्दों में अगर मैं आपसे पूछूं तो इन तीनों मसालों के कैरेक्टर में ट्रेडिंग के लिहाज से कितना फर्क है? देखिए, करेक्टर वाइज आएंगे तो डेफिनेटली मसाले अगर आप इंग्रेडिएंट वाइज देखेंगे तो बहुत फर्क है, क्योंकि जीरा, टर्मरिक और धनिया तीनों ही अपने तरह के एक मसाले हैं जो कि फिजिकल के अंदर सब जानते हैं, उनका यूसेज डिफरेंट है, उनका टेस्ट डिफरेंट है। बट अगर हम एक्सचेंज वाइज बात करें तो एक्सचेंज वाइज में यहाँ पर फर्क ही है, क्वालिटी स्पेसिफिकेशन का फर्क है। जो ट्रेडिंग क्वांटिटी है या फिर जो ट्रेडिंग यूनिट है, डिलीवरी यूनिट है, उसमें काफ़ी फर्क है। वहीं अगर हम बात करें तो जो उनके डिलीवरी सेंटर्स है वो थोड़े से अलग हैं, क्योंकि ये जो कमोडिटीज है ये अपने अपने एरिया में पैदा होती हैं। और जो एरिया में पैदा, जैसे जीरा की अगर बात करें तो जीरा ऊंझा एक बहुत बड़ी मंडी है, तो उसका डिलीवरी सेंटर जो है वो ऊंझा है। वहीं अगर आप धनिए की बात करेंगे तो धनिए अपना जो है वो राजस्थान में काफी ज्यादा पैदा होता है। वहीं अगर आप बात करेंगे टर्मरिक की, तो टर्मरिक जो है आपके निजामाबाद में काफी यूज होती है, काफी उसकी बड़ी मंडी है। तो मंडी वाइज जहाँ पर इसका डिलीवरी सेंटर है, जहाँ पर ये पैदा होती हैं, वहीं पर इनका डिलीवरी सेंटर रखा गया है। ऐसा नहीं है कि सब मसाले एक ही मंडी में आपको मिलेंगे, तो जो स्पेसिफिक मंडी है उस पर्टिकुलर मसाले की, वो उसी डिलीवरी में आपको, उसी मंडी से आपको डिलीवरी मिलती है। तो फर्क ये है कि जो स्पेशलाइजेशन मंडी है वहीं से आपको ये माल मिलेगा, ऐसा नहीं कि आप किसी भी मार्केट से आके माल ले सकते हैं। तो जो स्पेशल मंडीज हैं, जो स्पेशल एरिया है, उसी एरिया के अंदर आपको डिलीवरी सेंटर मिलेगा, जो जहां से आप प्योर क्वालिटी की डिलीवरी, प्योर क्वालिटी के जो मसाले हैं वो ले सकते हैं। क्वांटिटी वाइज, क्वालिटी वाइज कुछ स्पेसिफिकेशन है जो बहुत डिफरेंट है, जो कि हर मसाले की अपनी अलग अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इनको बाइफरकेट कर सकते हैं। मगर इंपॉर्टेंट ये है कि जो मसाले जिस एरिया में पैदा होते हैं वहीं पर उसका डिलीवरी सेंटर है, एक्सचेंज के द्वारा वहीं से उनकी डिलीवरी दी जाती है। जी। अगर ट्रेडिंग के पोजीशंस की, अगर आमतौर पे ट्रेडर जो होते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये होता है कि वो सेल पोजीशन लेते हैं, बाय पोजीशन लेते हैं, तो निश्चित तौर पे जैसे हमने पहले जब एनसीडीएक्स एकेडमी में पीछे के चैप्टर्स में बात की थी फंडामेंटल्स की, तो वहां पे हमारे जो विशेषज्ञ थे उन्होंने ये बताया था कि क्या क्या ऐसे फंडामेंटल्स हैं, कौन कौन से कारक हैं जिन पे कि ध्यान रखना चाहिए जब कोई व्यक्ति कमोडिटी बाजार में उतरता है ट्रेडिंग के लिए। अगर इसी सवाल को हम खास तौर से मसालों के बारे में अगर करें, और मसालों में भी जैसा कि आपने कहा कि जीरा, धनिया और हल्दी ये तीनों ही अलग अलग मार्केट्स को कैटर करते हैं, अलग अलग जो ज्योग्राफीज हैं वहां से निकल के आते हैं, तो इस लिहाज से अगर हम बात करें तो कौन कौन से फंडामेंटल्स हैं जो इन तीनों को यानी क्यूमिन, कोरिएंडर और टर्मरिक पे अलग अलग तरीके से एक ट्रेडर को नजर रखना चाहिए? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका एक स्पेसिफिक एरिया है जहाँ से निकल कर आते हैं, तो ये निकलने का स्पेसिफिक एरिया है, बट ये डिस्ट्रीब्यूट पूरे वर्ल्ड में होते हैं। तो इसमें इसकी जो एक्सपोर्ट का फिगर है, जो एक्सपोर्ट इसकी डेटा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया और एनसीडीएक्स भी अपने थ्रू काफी जो डेटा है वो डिसेमिनेट करता है कि कितना एक्सपोर्ट होता है, कितना यूसेज है। तो जनरली जब हम कमोडिटी की बात करते हैं, किसी एग्रीकल्चर कमोडिटी की, तो उसके लिए मेन दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे सबसे पहला मेन डाटा होता है डिमांड एंड सप्लाई का, कि डिमांड एंड सप्लाई कितना है। उसके बाद होता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। तो जनरली अगर हम देखें तो स्पाइसेस एज, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ा
कंज्यूमर है और सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, और उसके बाद हम सबसे ज्यादा जो है इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 30-40% तक हम स्पाइसेस को एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया बिगेस्ट एक्सपोर्ट हब है जो कि पूरे वर्ल्ड को स्पाइस प्रोवाइड करता है। तो ऐसे केस में ये जो मसाले हैं ये सिर्फ अब डोमेस्टिक कमोडिटी नहीं रह गए, ये अब इंटरनेशनल कमोडिटीज हैं। क्योंकि मसाले जो है पूरे विश्व में खाए जाते हैं और पूरे विश्व इसको जो है हम पूरे विश्व में एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब हम एक्सपोर्टेबल कमोडिटी की बात करते हैं तो वो एक बहुत इंटरनेशनल कमोडिटी हो जाती है, जिसका इफेक्ट जो है पूरे इंटरनेशनल पे होता है। मीन्स अगर इंटरनेशनल में कुछ भी बदलाव होंगे, इंटरनेशनल चीजों में कुछ भी बदलाव होंगे, जैसे कोई युद्ध की स्थिति होती है, या क्रूड के प्राइस बढ़ जाते हैं, या कहीं किराए माल भाड़े के प्राइस बढ़ जाते हैं, या फिर कहीं देखें तो कहीं शॉर्टेज आया था। जैसे हमने भी देखा पीछे कि टर्की में भूकंप आया था, टर्की सीरिया में कुछ मिस हैपनिंग्स होती हैं, तो उसकी वजह से भी मसालों में काफी असर पड़ता है, क्योंकि टर्की सीरिया अलग एक प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। तो जितने भी फैक्टर्स हैं, क्योंकि ये जो कमोडिटी है ये डोमेस्टिक कमोडिटी नहीं है, ये इंटरनेशनल कमोडिटी है, तो इसको हम खाली डोमेस्टिक लेवल पर हम इसके जो फैक्टर है उसको ना देख के अगर हम एक ब्रॉड लेवल पर या मैक्रो लेवल पर अगर हम इसकी चर्चा करें, तो मुझे लगता है कि ये काफी एक बहुत बड़ा विषय है। क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कारणों में देखें तो सभी फैक्टर जो एक इंटरनेशनल कमोडिटी को इफेक्ट करते हैं वो सारे इनको इफेक्ट करते हैं। जैसे कि जियो पॉलिटिकल टेंशन हो गई, या अगर हम देखें तो इंटरनेशनल डिमांड सप्लाई, और सबसे बड़ी बात जो वेदर सिचुएशन है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। क्योंकि जैसे अगर हम देखें कि भारत में प्रोड्यूस होती हैं ये कमोडिटीज, तो इनके लिए भारत का जो मानसून है वो काफी बड़ा रोल प्ले करता है। अगर भारत के अंदर इनकी पैदावार कम होगी तो इंटरनेशनल मार्केट में इनके भाव बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि हमने पिछले 2 सालों में देखा है कि मसालों के भावों में काफी तेजी देखी है। इवन हमने जीरा के अंदर काफी तेजी आते हुए देखी है, जी। क्योंकि उनकी जो प्रोडक्शन थी वो जीरा की कम थी। तो इसलिए कुछ फैक्टर्स हैं। ये जो फैक्टर आपको मैंने बताया कि इंटरनेशनल कारण जो है, डिमांड सप्लाई के फैक्टर, एक्सपोर्ट का जो फिगर है, साथ में जो मौसम में बदलाव होता है या मौसम की जो जानकारी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ जो सॉइल कंडीशन है कि उस एरिया में सॉइल कंडीशन कैसी है, वहां पर कितनी पैदावार हो सकती है, ये सब जो आंकड़े हैं, ये सब जो डेटा हैं, ये सब जो इन्फॉर्मेशन हैं जो कि अवेलेबल होती हैं स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर, एक्सचेंज की वेबसाइट पर, और फिजिकल का रेट क्या चल रहा है वो भी अवेलेबल होता है। तो ये सब जो डेटा है ये एक आम आदमी को, एक ट्रेडर को, एक व्यापारी को, एक एक्सपोर्टर को, एक इंपोर्टर को ये चीजें देखनी चाहिए अपने ट्रेड को सेटअप करने से पहले। जी। अनुज, ये बहुत अच्छी तरह आपने समझाया कि फंडामेंटल्स क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अब इसी सवाल का एक अगला चरण है, एक नेक्स्ट स्टेप है बहुत नेचुरल सा, कि अगर कोई वीसीपी में हूं, मान लीजिए एक प्रोसेसर हूं, और इन फंडामेंटल्स को समझ के मुझे ये समझ में आ जाता है कि अमुक कमोडिटी में बहुत बड़ा एक प्राइस राइज आने वाला है या फॉल आने वाला है, तो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का उसका यूज करते हुए, उसका इस्तेमाल करते हुए अपने प्राइस रिस्क को किस तरह से हेज कर सकता हूं? अगर आप एक केस स्टडी फॉर्म में एक उदाहरण देके मुझे समझा सकें। देखिए, यहाँ पर दो अपॉर्चुनिटी हैं। एक तो अगर ट्रेडर है उसको लगता है कि प्राइस ऊपर जाने वाला है, तो वो एक्सचेंज के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको डायरेक्ट बाय करके ऊपर अपना जो रेट है, टारगेट है, उसको लगा सकते हैं। बट अगर कोई एक्सपोर्टर है उसको अपने प्राइस को लॉक करना है, देखिए यहाँ पर दो चीजें अलग अलग हैं। एक है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर आपको लगता है कि आपका व्यू ऊपर की तरफ है या आपका व्यू नीचे की तरफ है, तो आप एक्सचेंज पर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, जैसे हम फिजिकल के अंदर करते हैं। जनरली हम देखते हैं लोग, अगर लोगों को अगर तेजी मंदी लगती है तो फिजिकल के अंदर स्टॉक रख लेते हैं और फिर उसमें तेजी मंदी करते हैं। तो अगर आपको तेजी मंदी करनी है तो आप एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म भी यूज कर सकते हैं। एक्सचेंज के थ्रू आप कमोडिटी उठाकर उसको डीमैट अकाउंट में डाल सकते हैं और फिर आप तेजी मंदी का बेनिफिट उठा सकते हैं। बट अगर आप अपने प्राइस को लॉक करना चाहते हैं, मीन्स आप एक्सपोर्टर हैं और आपको ये लगता है कि आपने जो प्राइस लॉक किया है वो आपका फाइनल प्राइस है, और आप उससे ऊपर नीचे अगर प्राइस होता है तो आपको नुकसान हो सकता है, तो आप उस प्राइस को एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से हेजिंग काइंड ऑफ थिंग यूज करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब हेजिंग बेसिकली क्या है, जितनी क्वांटिटी आपने फिजिकल में आपके पास पड़ी है, सपोज अगर हम आज देखें तो जीरे का भाव 50,000 रुपये चल रहा है, तो अगर आपको लगता है कि जीरे का भाव यहाँ से नीचे टूट सकता है, क्योंकि बहुत अच्छा है इस टाइम है कि जीरा का भाव लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो अगर हमें लगता है कि जीरा का भाव यहाँ से गिर सकता है, और अगर किसी ने एडवांस बुकिंग कर रखी है अपने जीरे की, अपने जीरे को उनको लगता है कि भाव नीचे गिर सकता है, तो वो एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर सेम क्वांटिटी बेच के चल सकते हैं। तो अब क्या होगा कि एक जगह उनकी बाय पोजीशन है फिजिकल के अंदर में और एक जगह उनकी सेल पोजीशन हो गई। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर प्राइस यहाँ पे नीचे आएगा
तो उनको जो है फिजिकल में लॉस होगा, बट उनको ऑनलाइन एक्सचेंज में यहाँ पर बेनिफिट होगा। तो अल्टीमेटली जो उनका प्राइस है वो लॉक रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो हेजिंग मैकेनिज्म है ये ट्रेडर्स को देखना चाहिए, और हम देख रहे हैं कि काफी टाइम से लोग इसको यूज भी कर रहे हैं, और इस तरीके से वो अपना जो प्राइस लॉक है उसको लॉक कर लेते हैं। उसके बाद प्राइस कहीं पर भी जाए, अगर हेजिंग कर रखी है तो उनको वहां पर नुकसान नहीं होता। जी अनुज, ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। मुझे बहुत उम्मीद है कि एनसीडीएक्स एकेडमी के जरिए जो ट्रेडर्स हैं, जो प्रोसेसर्स हैं, उनको काफी मदद मिलेगी ये समझने में कि कैसे इस तरह के जो उतार चढ़ाव हैं, या जैसे अभी मौसम को लेके काफी बातें हो रही हैं, अल नीनो का कितना असर आएगा, जो क्रॉप्स आने वाली हैं उन पे, तो उनसे जो भी प्राइस व्यू बनता है किसी ट्रेडर का, उसके मुकाबले अपने प्राइस रिस्क को कैसे वो हेज कर सकते हैं, ये आपने बहुत अच्छी तरह समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुज, हमारे साथ एनसीडीएक्स एकेडमी के इस चौथे अध्याय में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये तमाम जानकारियां देने के लिए। हम आगे और भी एनसीडीएक्स एकेडमी में आपसे समय समय पर बात करते रहेंगे, और अलग अलग मुद्दों पर आपकी जो विशेष जानकारी है, आपकी जो विशेषज्ञता है कमोडिटी मार्केट में, उसका लाभ उठाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भुवन जी, थैंक यू वेरी मच। ये थे अनुज गुप्ता, आईआईएफएल सिक्योरिटीज के कमोडिटीज एंड फॉरेक्स रिसर्च हेड, जो आज बात कर रहे थे हम लोगों से मसालों के बारे में, और मसालों की ट्रेडिंग से लेके और मसालों के फंडामेंटल्स तक, यानी कमोडिटी बाजार में मसालों से जुड़ी हर एक जानकारी जो आपको जाननी चाहिए, वो सब लेकर अनुज आपके साथ आए थे। ऐसे ही एनसीडीएक्स एकेडमी के 5वें अध्याय में एक बार हम फिर मिलेंगे आपसे, किसी और एक कमोडिटी बाजार से जुड़े एक कुछ कुछ महत्वपूर्ण किसी कॉन्सेप्ट पर, या किसी प्रोडक्ट पर, या किसी एक सेगमेंट सेक्टर पर चर्चा करने के साथ। तो इंतजार कीजिए एनसीडीएक्स एकेडमी के अगले अध्याय का, और आनंद लीजिए अब तक के जो 4 अध्याय आए हैं उनका, और सीखिए बहुत सारा कुछ, और फिर उसको आप आजमाइए, उसका फायदा उठाइए कमोडिटी मार्केट। दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन देखिए एनसीडीएक्स एकेडमी।